कि सरकार दावा करती है कि शराब बंद है, शराब बंद है भी, और उसका असर ये है कि रोड पे शराब पी के लोग कम से कम अब नाचते नहीं हैं। ये अलग बात है कि होम डिलीवरी अभी भी हो जा रहा है जी। इस पर आपका क्या विचार है? अभी आपने सुना होगा, मैंने तो सुना है, सच है या नहीं है, लेकिन अगर सत्य है तो आप मुझे बताइए कि सचिवालय के बाहर जो बोतल पाई गई है, सुना है, वो सत्य है या नहीं है? सत्य है। तो सचिवालय के बाहर अगर बोतल पाई जाती है भैया, तो अब मैं समझ गया कि सचिवालय से ऐसे ऊटपटांग बयान और भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान ऊटपटांग क्यों देते हैं। जो एक नेता ने बयान दिया था कि हमने गंगा सफाई में लाखों रुपया बहा दिया, करोड़ों रुपया बहा दिया, पता चलता है वहाँ पर गंगा ही नहीं है, सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर। एक नेता बयान देता है कि एक ऐसा ऐप बनाए कि कहीं पे अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसको कम कर दिया जाए। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे ऊटपटांग बयान दिए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि जब बोतल खाली कर करके आप पार्लियामेंट में घुसेंगे, सचिवालय में घुसेंगे, तो भैया आपकी बुद्धि तो जैसी काम करेगी वो पूरे देश को पता ही है। वो ये सबसे बड़ा इनका कारण है। तो पी के ये इस तरीके की हरकत करें। और आपने कहा कि शराबबंदी, कैसा कानून है हमारे देश का? एक जगह शराब चालू है तो एक जगह बंद है। आप एक बात मुझे बताइए, आप क्या समझते हैं? अभी मैं आया हूँ, बाय रोड आया, बिहार आया, शराबबंदी बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन एक खूबी मुझे नजर आती है कि जो पहले लोग दारू पी के सड़क पे हुड़दंगाई करते थे और हमेशा कहीं लोटे पोटे नजर आते, वो लोग नजर नहीं आते, बहुत कम, मिनिमम नजर आते हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए ना, असल में ऐसा है कि पहले वो जो शराब थी, वो शराब थी सभी आम आदमी भी पी सकता था, गरीब भी पी सकता। अब वो शराब हो गई है सिर्फ बड़े लोगों के लिए, महंगे लोगों के लिए। और जो गरीब आदमी को मिल रही है, वो मिल रही है जहरीली शराब, कम दाम में जहरीली शराब। कि भैया आप कोरोना में मरे या नहीं मरे वो नहीं पता, लेकिन जहरीली शराब पी के जरूर आपका क्रियाक्रम ऊपर तक हो जाएगा। तो ये बढ़िया अच्छा मुद्दा है कि भाई आप जहरीली शराब पी के जनता को मारिए। और सरकार को जो टैक्स मिलता था शराब के माध्यम से, अब आपने ये दिखा दिया कि भाई शराब के माध्यम से हमारे पास कोई टैक्स नहीं आ रहा, जबकि होम डिलीवरी के तहत आपके कौन से पुलिस अधिकारी हैं जो शराब में पैसा नहीं लेते? बताइए ना। अगर अभी चिट्ठा खोलना शुरू करें तो इतनी लंबी हेट लिस्ट की लाइन होगी और पता चला कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पूरी नेता नगरी सस्पेंड हो गई दारू के ही कारोबार में। ठीक है ना। तो सब लोग पैसा लेते हैं, सरकार को उस टैक्स से फ्री कर दिया कि भाई हम नहीं, एक राज्य में शराब चालू है, एक में बंद है, एक में चालू है, एक में बंद है। क्या है ये? जिनका मन करता है, नेताजी का मन कर रहा है बच्चों का, तो अब इनके बच्चे तो खैर विदेशों में पढ़ते हैं, भक्त जो हैं और अंधभक्त जो हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं। ठीक है ना। बाकी नेताजी जो है मन करा कभी तो कितनी देर लगती है भैया? चार्टेड प्लेन होगा, नहीं हेलीकॉप्टर होगा, नहीं तो फ्लाइट पकड़ी तो उतरे दिल्ली और पी के आ गए। भक्त किसको बोले आप? भक्त वो हैं जिन्हों को इस देश की तरक्की से, इस देश के डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस देश की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता से दर्द होता है। कौन है ऐसे लोग? कौन है ऐसे लोग? बहुत सारे हैं, मतलब काउंट कराएंगे आप? जैसे भाजपा के समर्थकों को आप भक्त कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? भाजपा के समर्थक भी भक्त हैं और कुछ भाजपा के नेता हैं वो तो मोदी जी के भक्त हैं ही। तो ऐसे तो जो भाजपा के समर्थक है, अगर वो भक्त हैं तो उसके अनुसार कांग्रेस के समर्थक भी भक्त हैं, तेज प्रताप यादव के समर्थक भक्त हैं। एक मिनट मैं इसको अलग करना चाहूंगा। आप किसी के भक्त मत बनिए, भक्त बनिए तो सिर्फ भगवान के बनिए भक्त। और भगवान के भक्त बनते हैं तो भगवान ये सिखाता है कि कभी किसी को तकलीफ और चोट मत पहुंचाइए, ये ध्यान रखिए। तो हम कहते हैं कि किसी के भक्त मत बनिए, प्रशंसक बनिए। अच्छा काम करता है तो प्रशंसा कीजिए। तो ये तो आप मान रहे हैं ना कि हर पार्टियों में भक्त भरे पड़े हैं, ये तो आप मान रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर पार्टी में भक्त भरे पड़े हैं ये तो आपका कहना बिल्कुल गलत होगा। पूछिए कैसे? हाँ बताइए। एक बात आप मुझे बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी से पहले किसकी सरकार थी इस देश के अंदर, जिसको आप कहते हैं 70 साल राज किया? कांग्रेस। 70 साल, ठीक है ना। अब आप एक बात आप मुझे दे, 70 साल तो पहली बात राज नहीं किया, उसमें वाजपेयी जी का भी शासन था और तमाम लोग प्रधानमंत्री बने थे, चंद्रशेखर से लेकर तमाम लोग, विपिन नरसिंह राव से बहुत सारे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसको क्लियर करता हूँ। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर वो कांग्रेस के भक्त थे तो भारतीय जनता पार्टी में कैसे मर्ज हो गए? भैया सरकार तो कांग्रेस की थी, तो भक्त नहीं थे ना, वो प्रशंसक थे। पहले प्रशंसक थे। भाजपा वाले भी तो चेंज होकर इधर उधर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले वो प्रशंसक थे, इनको चटाई गई धर्म की अफीम, इन्हों को दिखाया गया हिंदू खतरे में, जबकि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू और तमाम नेता मंत्री बड़े बड़े हिंदू। उसके बाद भी इन्हें दिखाया गया कि हिंदू खतरे में। आपको एक चीज समझा दी गई है कि भैया चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर लीजिए, सिलेंडर 1000 नहीं 2000 रुपये का लीजिए, लेकिन आपको वोट मोदी जी को देना। अगर मोदी जी को नहीं देंगे तो इस देश के अंदर मुसलमान राज करेंगे। ये एक मेंटेलिटी लोगों के दिमाग में जाहिर कर दी, जिसके कारण सुनिए जिसके कारण एक मिनट रुकिएगा, जिसके कारण देश में दंगे होते हैं। तो ये कहलाए जाते हैं अंधभक्त, जिनको अपनी आंख से कुछ नहीं देखता। ठीक है ना। अगर उनको काला चश्मा पहना दो, अगर मोदी जी उनको ला के देंगे ना काला चश्मा, ये देखिए काला चश्मा, आपको अंधेरा दिख रहा है ना, हाँ अब देखो मैं ऐसा जादू कर दूँ, व्हाइट चश्मा पहना दिया, सब कुछ साफ दिख रहा है ना, तो ये होता है अंधभक्त का चश्मा, द गॉगल्स ऑफ अंधभक्त। अब जो मैं इंटरप्ट कर रहा था वो मैं ये कह रहा था कि जिस लिहाज से आप
परिभाषाएं बता रहे हैं वो हर पार्टियों में है, ये चीज आप समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझते हैं, और हम तो कहते हैं कि कट्टरता और कट्टरपंथी दोनों अलग अलग चीज़ें, और दोनों अगर कहीं भी होते हैं तो दोनों को हटाया जाना चाहिए। हम कहते हैं कि भक्त बनिए आप, अगर आप हिंदू हैं तो अपने भगवान के भक्त बनिए, मुस्लिम हैं तो आप अपने अल्लाह के भक्त बनिए, अगर आप सिख हैं तो अपने वाहिगुरु जी के भक्त बनिए, और ईसाई हैं तो अपने पौप के पादरी के भक्त। अगर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काया जा सकता है, डराया जा रहा है, मान लेते हैं आप ही के अनुसार जी, तो कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी ना, किसी न किसी पार्टी से तो गलती हुई होगी ना, इस वजह से लोगों को डरा दिया जा रहा है। नहीं तो क्यों डरते? एक बात आप मुझे बताइए, आपने कहा कि एक मिनट आपने कहा डरा दिया गया, आप कहते हैं कि 70 साल इस देश के अंदर तमाम पार्टियों ने शासन किया, ठीक है, उस 70 साल के दौरान अगर हम 70 साल की बात करते हैं तो फिर तो इस देश के अंदर मेरे ख्याल से मुस्लिमों का राज हो जाना चाहिए था। नहीं, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। इस देश की आबादी कितनी है? 100, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू। सबसे ज़्यादा हिंदू है ना। एक कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले उठा था और वो था बंगाल के अंदर हिंदू खतरे में है। बंगाल का चुनाव खत्म हुए कम से कम कुछ नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा हो गए, ठीक है, वहाँ लगातार उठता था हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब बंगाल का हिंदू जब एक मिनट जब वहाँ पर बीजेपी की सवाल आपका समझ गया, जब बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनी तो बंगाल का हिंदू खतरे से बाहर आ गया? बताइए आप मुझे। नहीं आया ना, या आ गया? बताइए। असल में हिंदू कभी खतरे में रहा ही नहीं है। तो लोगों को एक चीज़ समझा दी गई है। अब पहले हुआ करते थे लोग, मैंने आपको बताया कि प्रशंसक, पहले लोग बात करते थे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई। अब सरकार ने क्या काम किया है, उसको खत्म कर दिया, उसको उठा के साइड में फेंक दिया। तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है कि नहीं? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोलिए। यही बिल्कुल जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है कि वो अपनी जो तमाम लोग हैं वो उनको ये नहीं समझा पाई, उनको हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ा पाई, इसलिए जिम्मेदार। लड़ा नहीं पाई? नहीं, ये यही कही है। आप सपोर्ट कर दिया? नहीं, सपोर्ट क्यों कर? लड़ा नहीं पाई, ये क्या जवाब है? मतलब बाकी पिछली सरकारें, चाहे फिर वो राजद की सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार हो, कांग्रेस आपस में तालमेल नहीं बैठा पाई, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी जवाब। जनता का और सरकार का तालमेल नहीं बैठा? नहीं, हिंदू मुसलमानों का आपस में तालमेल नहीं बैठा, तभी तो भाजपा आके डरा गई ना। चलिए आप एक बात मुझे बताइए, 2014 से लेकर और आज आप मौजूदा 2020 में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कम्युनिज्म राइट का एक बार आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 14 से लेकर 20 एक तरफ है, बाकी 47 में तो जो हुआ था। एक बात आप मुझे बताइए, 47 में हम अंग्रेजों को कैसे खदेड़ पाए? जब हम अंग्रेजों की एक नीति समझ पाए थे कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर हम लोगों ने इस देश पे अंग्रेजों का कब्जा करा दिया था। सेम वही कॉन्सेप्ट भाजपा ने अपनाया, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे। एक बात आप मुझे बताइए कि हमारे दिमाग में क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट आता है? भाई आप एक बात मुझे बताइए, इस देश के अंदर अब्दुल कलाम आज़ाद अगर ये सोच लेते वो मुस्लिम है तो क्या वो इस देश को कभी मिसाइल देते? वो तो पाकिस्तान को देते ना भैया। तो आपने एक लोगों के मन में एक धारणा पैदा कर दी है कि भैया मुस्लिम जो है वो हिंदुओं का दुश्मन है और हिंदुओं जो है वो मुस्लिम का दुश्मन है। ये एक लोगों के मन में आपने धारणा बिठा दी है जिसको आपको और हमें मिलके ख़त्म करना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये देश एक होगा, जब ये मुल्क एक होगा, तब हम पाकिस्तान और चाइना से लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी आपने? कौन सी रिपोर्ट? दैनिक भास्कर की मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, मैंने उसका पेपर से एक फ़ोटो भी क्लिक करी है, ठीक है ना। तो मैं एक दैनिक भास्कर की आपको रिपोर्ट बताऊँगा जिसके अंदर दैनिक भास्कर जो है वो लिखता है कि नेपाल ने जो है वो हमारी भूमि पर जो है वो कब्जा कर लिया है, और उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी भूमि है और कितनी है। ये देखिए, वरना लोग कहते हैं कि भाई विदाउट प्रूफ मोहित शर्मा जी जो है जो मर्जी बोल देते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी जो है फ़ोटो क्लिक कर ली थी अपने फ़ोन के अंदर। ये है दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। भारत की 7100 एकड़ ज़मीन पर नेपाल का कब्जा, एसएसबी को एक्शन की मनाही, प्रशासन को बोलने की इजाज़त नहीं। ये खबर है दैनिक भास्कर के अखबार की, आप देख लीजिएगा। तो भैया दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। नेपाल जानते हैं विश्व का सबसे गरीब देश है। जब नेपाल जैसा देश भैया हमें आंख दिखा सकता है, जिस नेपाल को हम रोटी देते हैं, जिस नेपाल को हम तमाम तरीके की सुविधाएं प्रदान करते हैं, नेपाल जिससे हमारा भाई का रिश्ता था, एक छोटे भाई एक बड़े भाई का रिश्ता था, वो नेपाल जैसा देश अगर आज हमारी ज़मीन को कैप्चर करता है, चाइना जो हमारी ज़मीन को कैप्चर करता है, ठीक है, और तमाम देश जो है वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो आपकी विदेश नीति और आपके विदेश दौरे कहाँ काम आए? हम इस बात को पूछना चाहते हैं। और ये हमारे साथ मोहित शर्मा थे, और जब मैं इनसे बात कर रहा था तब कुछ लोगों ने कहा, नाम नहीं रखूँगा, कि आप भी उनका मतलब इनके साथ आप भी सपोर्ट कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं आप इनके साथ सपोर्ट कर पाता तो शायद सभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती। तो कई बार चीज़ें जानने के बाद भी काउंटर क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, और
वो शब्द निकलवाने के लिए पूछना जरूरी होता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं देखिए, इसलिए मैं पूछ रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा था तो मतलब सपोर्ट कर रहा था। सीधे तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सपोर्ट करना या नहीं करना वो एक अलग बात है, ठीक है। आप हम लोगों की ये कोशिश होती है कि दर्शकों को समझा सके। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, मैं हूँ या मेरी जगह खड़ा कोई भाजपा का नेता हूँ, आपके लिए हम दोनों एक इक्वल हैं, ठीक है ना। आपका काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, तो चाहे मोहित शर्मा हो, चाहे मोहित शर्मा की जगह कोई और खड़ा हो, आपको सबको वही क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसी को रियल पत्रकारिता करते हैं। और आप जैसे पत्रकारों के कारण इस देश का लोकतंत्र जिंदा है, इस देश का चौथा स्तंभ जिंदा है। हम तो यही बात को लगातार कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, आपके पक्ष में भी हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं। तो अगर मोहित शर्मा कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं जिसके पास सभी सवालों का जवाब होगा, तो जो हमें सवाल का जवाब नहीं पता होता तो मोहित शर्मा बोलते हैं कि हमें नहीं पता भाई, आप बताइए, हम कोई भगवान नहीं है। तो नहीं पता तो हम आपसे जानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता की आंख पे काली पट्टी बांधे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित शर्मा जी, और आप सभी का देखने के लिए दिल से शुक्रिया।